प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल STC में। मैं सुरजीत सर आज से आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूं कक्षा 12 की केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है उसका पोर्शन आज से STC की तरफ से हमारे तरफ से स्टार्ट किया जा रहा है आप लोगों के लिए। ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, आपका सारा सिलेबस NCERT बेस्ड होगा। मैं थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल और बाकी रिएक्शन को सॉल्व करवाऊंगा। आप निरंतरता के साथ हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखें। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें, उसका जो सलूशन होगा मैं देने का प्रयास करूंगा। जो केमिस्ट्री का पोर्शन है आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उस स्टार्टिंग में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिलेबस पर कि हमें केमिस्ट्री के पोर्शन में जो सिलेबस है वो क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ने हैं, कितने मार्क की हमारी केमिस्ट्री होती है। कक्षा 11 के बच्चे जो 12 में गए हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों सिलेबस की। तो सिलेबस पे चर्चा करेंगे हम लोग। कक्षा 12 की यदि केमिस्ट्री की बात की जाए, रसायन विज्ञान की हम बात करें तो इसका जो सिलेबस है ये 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। जो इसका पहला पार्ट होता है जिसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और दूसरे पार्ट को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है जिसको हिंदी भाषा में अकार्बनिक रसायन कहते हैं, और नेक्स्ट भाग को क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। डायरेक्ट हम चैप्टर पे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि सबसे पहले हम इसके अवधारणा को समझेंगे, सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। सिलेबस को समझने के बाद हम चैप्टर पे आएंगे और चैप्टर पर आने के बाद टॉपिक बाय टॉपिक हम आपसे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि जो सिलेबस है 2 पार्टों में बटा हुआ है। आपको 2 बुक यहाँ पर पढ़नी है केमिस्ट्री की। फर्स्ट बुक को हम इनऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं और सेकंड बुक को हम लोग ऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं। इसमें हमें अकार्बनिक रसायन पढ़ना है। अकार्बनिक कहने का मतलब कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं, जितने भी यौगिक हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, जिसे हम अकार्बनिक में पढ़ेंगे। और कार्बनिक रसायन में हम कार्बन से बने हुए यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएं कि अकार्बनिक क्या है और कार्बनिक क्या है। अकार्बनिक कहने का तात्पर्य आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन अनुपस्थित हो या कार्बन से जो यौगिक बना है उसको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। ठीक है ना? मतलब अकार्बनिक, बिना कार्बन का। कार्बनिक कहने का तात्पर्य है कि जो यौगिक कार्बनिक हो, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ऐसे यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो इसमें हम कार्बनिक रसायन को पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद अब सिलेबस को हम 2 पार्टों में डिवाइड करने के बाद चैप्टर की चर्चा करेंगे। तो देखते हैं पहला चैप्टर, यदि आप इनऑर्गेनिक को पढ़ते हैं तो सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा बच्चों, जिसका नाम है ठोस अवस्था। जिसको कहते हैं सॉलिड स्टेट। ये आपका फर्स्ट लेसन होगा। सेकंड लेसन की यदि हम बात करें तो सेकंड लेसन का नाम है विलयन। सॉल्यूशन के नाम से इसे जानेंगे। थर्ड चैप्टर की बात कर लेते हैं तो थर्ड चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से आप इसे जानेंगे। जो आपका चौथा लेसन है बच्चों उसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। केमिकल काइनेटिक। ठीक है ना? 4 लेसन के बाद 5वें लेसन का नाम आपका होता है पृष्ठ रसायन। अंग्रेजी में से सरफेस केमिस्ट्री के नाम से आप जानेंगे।
चलिए छठे लेसन की बात करेंगे तो छठे लेसन का नाम है तत्वों का निष्कर्षण। तत्वों का और प्रक्रम, ठीक है ना। इसके बाद यदि हम बात करें सातवें लेसन की तो सातवां लेसन आपका हो जाएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपको पढ़ना है वर्ग नंबर 15, वर्ग नंबर 16, वर्ग नंबर 17 और वर्ग नंबर 18, ठीक है ना। आपको 4 वर्ग के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, 15, 16, 17 और 18, ठीक है ना। चर्चा करेंगे पी ब्लॉक में। पहले तो अभी देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे हमें पढ़ना है। और जो आपको 8वां चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है आपका डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। जो 9 नंबर का चैप्टर आपको पढ़ना है वो उपसासयोजी यौगिक का है। अंग्रेजी में यदि हम बात करें तो इसे बच्चे कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो ये आपके चैप्टर हैं। किसके चैप्टर हैं? अकार्बनिक रसायन के। कितने लेसन हैं यहाँ पर? 9 लेसन हैं। इस 9 लेसन से कितने मार्क आपको मिलते हैं? 40 मार्क मिलते हैं। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। आप यदि इन चैप्टरों को यहाँ पर कवर करते हैं इतने को, तो आपको जो मार्क मिलता है बच्चों, कितना मिलता है? 40, ठीक है ना। 40 मार्क आपको यहाँ पर मिलते हैं इन 9 चैप्टरों का अध्ययन करने के बाद। चलिए अब बात करते हैं कि कार्बनिक रसायन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कार्बनिक रसायन में यदि हम बात करें तो जिसका नाम आप नंबर 10 डाल के लिख सकते हैं। 9 के बाद 10वां लेसन आपका जो स्टार्ट होगा वो सेकंड पेपर में होगा, जिसका नाम है हैलो एल्केन और हैलोएरीन। हैलो एल्केन और हैलोएरीन। सेकंड लेसन जो आपका इसके बाद का होगा 11वां, उसका नाम है आपका एल्कोहल फिनाल ईथर। एल्कोहल फिनाल और ईथर, ये चैप्टर आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 12th नंबर का जो चैप्टर है एल्डिहाइड से रिलेटेड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये लेसन आपको गेन करना है यहाँ पर। तो 12 हो गया। अभी और देखते हैं जो 13 नंबर का चैप्टर है आपका 13। 13 में आप क्या गेन करेंगे? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। क्या यूज करेंगे यहाँ पर? नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ये चैप्टर आप पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। उसके बाद आप आ जाएं 13 नंबर के बाद 14 नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है आपका जैव अणु, बायोमॉलिक्यूल। फिर आप पढ़ेंगे 15 नंबर का चैप्टर बहुलक। और जो 16 नंबर का चैप्टर है फिर आपका हो जाएगा दैनिक जीवन में रसायन। ये आपके 16 चैप्टर हैं जो टोटल मिला के होते हैं। अब यहाँ पे यदि बात आप करें तो 6 चैप्टर यहाँ पर आपको पढ़ने हैं सेकंड पार्ट में। और इस 6 चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तो आपका जो मार्क बनेगा बच्चों वो 13 का होगा, यहाँ पर 30 मार्क। तो 40 नंबर यहाँ से फर्स्ट पेपर से और 30 नंबर सेकंड पेपर से आप प्राप्त करते हैं। इस तरीके से डिवाइडेशन नंबरों का आपके बुक में भी होगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो थी चैप्टर की बात कि आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर की चर्चा इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको अपना सिलेबस पता हो, थोड़ा आपका जो है लॉजिक क्लियर हो जाए, आपका इंटरेस्ट बन जाए केमिस्ट्री पढ़ने में। इसलिए मैंने यहाँ पे चर्चा किया। तो सारे चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। आपको 11 के बाद जब आप 12वीं क्लास में जाते हैं तो आपको वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। 1 ईयर का सिलेबस होता है। चीज़ों को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम पूरा है।
आपका सिलेबस पूरा किया जाएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें, जो भी चीज़ें मैं पढ़ाऊँ उसका नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद आप दैनिक रिवाइज करें, ठीक है ना। और रिवाइज करने के साथ साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए एक बार फिर से हम सिलेबस की चर्चा जल्दी से करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कार्बनिक रसायन को, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको सेकंड पेपर सॉल्व कराऊंगा, सेकंड पेपर के बाद फर्स्ट पेपर सॉल्व कराऊंगा, क्लियर है। तो चलिए एक बार फिर से, पहला लेसन हमको पढ़ना है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, सेकंड लेसन पढ़ना है विलेन का, थर्ड लेसन पढ़ना है वैद्युत रसायन, फोर्थ पढ़ना है हमको रासायनिक बल गतिकी, और पांचवा लेसन हमारा है पृष्ठ रसायन, छठा लेसन है तत्वों का निष्कर्षण और प्रक्रम, किस तरीके से तत्वों को हम अलग करते हैं, उनकी क्या प्रोसेस है। उसके बाद हमें पी ब्लॉक का अध्ययन करना है। पी ब्लॉक में हमें 15 नंबर वर्ग, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर को गेन करना है। डी ब्लॉक पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना है। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमें उपसा संयोजी यौगिक पढ़ना है। इन 9 चैप्टरों को पढ़ने के बाद हमारा जो ये है फर्स्ट पार्ट वो कवर हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे 10 नंबर पे। यहाँ पर 10 नंबर का जो चैप्टर है वो कार्बनिक यौगिक से रिलेटेड है, हेलो एल्केन हेलो एरीन, प्यारा चैप्टर, रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ की। जो हमारा 11 नंबर का चैप्टर है अल्कोहल फिनाइल ईथर, फिर उसके बाद 12वां चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, 13 नंबर का चैप्टर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, 14 नंबर जैव अणु, और 15 नंबर आपका हो गया बहुलक का, और आपका दैनिक जीवन में रसायन 16 नंबर। तो टोटल आपका यहाँ पे हो जाता है 4 3 7, 4 3 7 और 1 8, 7 चैप्टर आपको सेकंड पेपर में यहाँ पर पढ़ने पड़ते हैं। तो ये आपका था चैप्टर का सिलसिला जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, शुरुआत करेंगे आज से ही, कुछ टॉपिक पे चर्चा कर लेंगे, उसके बाद डेली कंटिन्यू सिलेबस आपका स्टार्ट रहेगा, आप वीडियो को देखते रहें। अब हम लोग चर्चा करेंगे कार्बनिक रसायन सेकंड पेपर पर, जिसको आज से स्टार्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो पहली चीज़ मैं आपसे पूछूं कि कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा रसायन जिसमें हम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको। क्या आपको बोलना है कि ऐसा रसायन, ठीक है ना, या ऐसी शाखा जिसमें हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्लियर हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, रसायन विज्ञान की वह शाखा हवाई नहीं पढ़ना है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन टॉपिक क्लियर किया जाएगा। ओके, तो मैंने क्या बोला कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। नोट्स आप बनाते रहें बच्चों, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो हमारी संस्था के वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप लिखें, इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपका नोट्स भी तैयार होगा साथ साथ में। तो दूसरी बात कि कार्बनिक यौगिक क्या है, ठीक है ना, पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों को समझेंगे। अब आपका दूसरा जो कन्फ्यूजन है ये आ सकता है कि बताइए कार्बनिक यौगिक क्या है। तो ऐसा यौगिक जो कार्बन से मिलकर बना हो, ठीक है ना, आप यही तो बताएंगे, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो। लेकिन ऐसे जो आपने परिभाषा बताई है ये गलत है। किसी यौगिक में कार्बन उपस्थित होगा ये कहा जाए कि वो कार्बनिक यौगिक है तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं भी हो सकता है। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं कि बताइए CO2 क्या कार्बनिक यौगिक है, तो आप झट से कहेंगे हाँ कार्बनिक यौगिक है, लेकिन वह कार्बनिक यौगिक नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो आपने क्या सीखा कि कार्बनिक यौगिक क्या है, ऐसे यौगिक, हम पूरा टॉपिक लेके चलेंगे लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसे जानना भी ज़रूरी है। तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन तथा हाइड्रोजन, आपका कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, दोनों हो ना,
दोनों उपस्थित हों उसी को हम क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक। अगर केवल कार्बन उपस्थित है तो कार्बनिक यौगिक नहीं है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो चर्चा करेंगे, तो जितने भी कार्बनिक यौगिक है उसमें कार्बन तो होगा, प्लस में हाइड्रोजन भी होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको क्या मिली, कार्बन मिली। अब हम लोग सबसे पहले कार्बन पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो कार्बन के बारे में पढ़ने से पहले कुछ चीजें आप देखिए बच्चों। कार्बन का यदि हम सिंबल की बात करें, सिंबॉलिक जो आप देते हैं इसको सिंबल, यदि हम प्रतीक की बात करें तो आप इसे किससे इंडिकेट करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं। कार्बन को किससे इंडिकेट करते हो, सी से इंडिकेट करते हो ना। फिर सिंबल के बाद यदि हम बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, छोटी छोटी चीज़ें भी क्लियर करेंगे हम लोग। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 600 होता है। एटॉमिक मास की बात करो, एटॉमिक मास आपका कितना होता है, 12 होता है। तो एटॉमिक नंबर को क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से देखते रहें, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक मास मतलब परमाणु भार। तो कार्बन का सिंबल सी, एटॉमिक नंबर इज 6, एटॉमिक मास इज 12। क्लियर है इतना। फिर इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान देते रहें। 3 चीज़ें आप कार्बन के बारे में सीख चुके हैं। चौथी चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके। यदि आप कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा करोगे तो कार्बन इज एटॉमिक नंबर 6 कर लो यहाँ पर, 1s2 2s2 2p2। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, पीछे जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका मैंने वहाँ पर आपको सिखाया हुआ है। आप चाहे आप बाउ रूल से करिए, चाहे आप बोहरबरी रूल से करिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, 2,4, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षा में प्रवेश करता है और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं बच्चों, 4, ठीक है ना। इसलिए यदि हम इसकी बैलेंसी की बात करें कार्बन की, नेक्स्ट पॉइंट और हमें मिला क्या, संयोजकता। यदि आपसे कोई पूछे बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, यदि हम बैलेंसी की बात करें यहाँ पर तो आपकी बैलेंसी कितनी होगी, 4। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है कि बैलेंसी क्या होती है, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में ऐसे इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, उनकी संख्या को हम क्या कहते हैं, बैलेंसी कहते हैं। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 कितना होगा, 4, तो 4 होगा, तो इसकी बैलेंसी कितनी आ गई, 4। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ सीखा कि जो कार्बन की बैलेंसी 4 है तो कार्बन बॉन्ड कितने क्रिएट करेगा, 4, क्योंकि जितनी जिसकी बैलेंसी उतने वो बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। तो कार्बन बॉन्ड क्रिएट कितने करेगा, यदि बॉन्ड ये बनाना चाहता है तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने बंद बना सकता है भैया, 4 बंद बना सकता है। क्लियर है यहाँ तक। कुछ और देखते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में एक और नई चीज जो आपको पता है, कार्बन के अपर रूप, ठीक है ना। तो कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं बच्चों, कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। कितने अपर रूप, 3 अपर रूप। आपको चीज़ें क्लियर हैं, हमको पता है आपको चीज़ें क्लियर हैं, आपको आती हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है, चाहे वो बच्चा कोई तेज हो, चाहे वो बहुत धीमा हो, सबको हमें कवर करके चलना है। आप आराम से चीज़ों को क्लियर करते हुए भी चलिए, आपका रिविजन हो जाएगा। तो कार्बन के अपर रूप की संख्या कितनी है, 3। तो 3 में आपका जो पहला होता है वो आप लिखते हैं हीरा, दूसरा आपका हो जाता है बच्चों ग्रेफाइट, और तीसरा आपका हो जाता है फ्लोरीन। तो ये 3 आपके अपर रूप हो गए। चौथी चीज़ यदि हम बात करें तो कार्बन के समस्थानिक पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। कार्बन के समस्थानिकों पर एक पॉइंट और छूटता है,
तो कार्बन के समस्थानिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, आइसोटोप्स के बारे में। तो कार्बन के समस्थानिक, सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेंगे समस्थानिक पर थोड़ा सा, आइसोटोप्स पर। आइसोटोप्स कहते हैं इसे। समस्थानिक क्या होता है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, ऐसे तत्वों जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है ना, आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ आपका कि कार्बन के समस्थानिक हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक पॉइंट आ रहा है समस्थानिक। समस्थानिक है क्या चीज़? तो किसी भी तत्व का यदि परमाणु क्रमांक समान है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, ठीक है ना, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। तो इसी कड़ी में कार्बन के जो समस्थानिकों की संख्या है वो कितनी है बच्चों? 3 है। कितनी है? 3 है। पहला आपका क्या होता है? C612, C630 और C614। ओके, C612, C613 और C614 ये आपके समस्थानिक हैं 3, जिनका यूज आप जानते हैं कि कार्बन 12 का यूज कहाँ पर किया जाता है और कार्बन 14 का यूज कहाँ किया जाता है। तो कार्बन 12 का यूज हम लोग जीवाश्म का पता लगाने में करते हैं, जीवाश्म का पता लगाने में, या कार्बन डेटिंग में। ठीक है ना, पेड़ पौधे कोई डेट बताने में, कितने दिन के हैं, कितने साल पुराने हैं। और कार्बन 14 से आप क्या करते हैं बच्चों? अवशेष का पता लगाते हैं। कि कोई भी खनिज हो या जैसे कोई भी अवशेष हो, कोई किसी भी खुदाई में शिलालेख प्राप्त होता है, सिक्के प्राप्त होते हैं, मूर्तियां प्राप्त होती है, वो कितने साल पुरानी है, ये कार्बन 14 के द्वारा पता किया जाता है। तो ये थी कुछ कार्बन से जुड़ी हुई बातें जो आपको हमें बतानी ज़रूरी थी कि आप पहले छोटी चीज़ें समझ जाएं, फिर हम चैप्टर में तो इंटर करेंगे। चैप्टर तो आसान होगा लेकिन उसके पहले की जो चीज़ें हैं वो हमें क्लियर होनी चाहिए। अब आगे चलें। आगे चलने से पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक पॉइंट आता है कि प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक क्या है? ये भी कई बार पूछा जाता है। आप क्लास 10 से इसको पढ़ रहे हैं, इसको भी यहाँ पर कवर करेंगे। जो भी चीज़ें मिलेंगी हमको कार्बन से रिलेटेड वो यहाँ पर आज मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो आपका क्या था सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक? आपका पहला कार्बनिक यौगिक था भैया यूरिया, जिसका फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। ये आपके यूरिया का फार्मूला है। इसका फार्मेशन किसने किया था, बनाया किसने था? तो आपको ये भी पता है, वोहलर ने। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए, आप कहीं पर फंसे ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक यूरिया, बनाया किसने? वोहलर ने। फार्मूला भी मैंने लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको कार्बन से जाननी ज़रूरी थी। और देखिए बच्चों, यदि कार्बन का जब आपने एटॉमिक यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया अभी, तो आपको क्या प्राप्त हुआ? 2,4 ये आपको प्राप्त हुआ। तो ये जो कार्बन है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? जल्दी बताइए। कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? 4 इलेक्ट्रॉनों की। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अष्टक पूरा करना क्या होता है? अष्टक, यदि हम अष्टक वर्ड की बात करें तो अष्टक से आपको क्लियर हो रहा होगा 8, ठीक है ना। तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसका अष्टक क्या माना जाता है? पूर्ण माना जाता है, ठीक है ना। यदि 8 से कम होता है तो अर्धभरित होता है, पूर्ण नहीं होता है।
तो यहाँ पर कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, ठीक है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए? 4, तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कार्बन है तो क्या ये अपने इलेक्ट्रॉन का दान कर दे या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले अष्टक को पूरा करने के लिए? दो कंडीशनें यहाँ बन सकती हैं। देखिए 2,4 है तो ये 6 हो गया, ठीक है ना। 6 हो गया तो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 18 होता है, फिर 32 होता है। तो पहला कोश तो भरा हुआ है 2, लेकिन नेक्स्ट वाले कोश को भरने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4। तो या तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए यहाँ पर। 2 पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट आप देखिए, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? दान में दे दे, तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर। बताइए क्या दोनों केस में कार्बन अपने अष्टक को पूर्ण कर सकता है? जल्दी बताइए। कभी आप क्लास 12th में पहुंच गए हैं, कभी आपने देखा है कि क्या कार्बन ने कभी इलेक्ट्रॉन का दान किया है या फिर कार्बन ने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है? ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को दान में देता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो फिर क्या करता है? यहाँ पर बात आती है कि यदि कार्बन इलेक्ट्रॉन को ना तो दान करता है, यदि ना तो ग्रहण करता है, तो फिर क्या करता है? तो इसी पॉइंट पे अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमारे बन चुका है कि क्या करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कार्बन ना तो, 2 पॉइंट आप ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ओके, और कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन को दान करता है। तो फिर क्या करता है? ठीक है, ये साझा करता है बच्चों। क्या करता है? साझा करता है, साझा करता है। क्लियर हो गया? ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को देता है, ना तो ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। जब भी इसे किसी से संयोग करना होता है, ये क्या कर लेता है? साझा कर लेता है, ठीक है ना। साझा करने का मतलब केवल काम चला लेना, उसके बाद फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेना। क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो साझा करेगा तो बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 बनाएगा। ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूँ कि बॉन्ड क्रिएट कितने करते हैं? 4 करते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? तो इतनी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, कार्बन किस तरीके से बॉन्ड क्रिएट करते हैं, 4 बॉन्ड किस तरीके से क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे IPSC पे। जो सेकंड पेपर है बच्चों, ये पूरा IPSC बेस्ड होता है। आपको IPSC क्लियर होगी तभी आपको सेकंड पेपर का जो इंटरेस्ट है वो अच्छी तरीके से आपके जहन में उतर जाएगा, सेकंड पेपर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हम आपकी IPSC अच्छी करेंगे कि आप किसी भी यौगिक का देख के IPSC अच्छी तरीके से बता सके। उसके बाद चैप्टर में तब इंटर करेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है कि चैप्टर जल्दी से स्टार्ट किया जाए। 1-2 वीडियो में हम लोग केवल बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर चैप्टर पर आएँगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और CH2, ये आपका पहला एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में आपको समझाने का क्या प्रयास करता हूँ कि जो कार्बन है कितने बॉन्ड बनाता है? 4। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ पर तो बॉन्ड क्रिएट हो चुके हैं पूरे, लेकिन कार्बन की यदि बॉन्डिंग को पूरा करना है तो आपको किस तरीके से पूरा करना है, एक इसका भी एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँगा। जैसे आपके पास सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके का यदि आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाए, फिर आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी को पूरा कीजिए, ठीक है ना। तो आप इस कार्बन की बैलेंसी को किस तरीके से पूरा करेंगे बच्चों? तो इस कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने के लिए आपके पास एक ही फंडा होता है कि आप
जहाँ जहाँ पर वैलेंसी कम हो वहाँ वहाँ पर आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है और डबल इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से डबल बॉन्ड क्रिएट होता है और ट्रिपल बॉन्ड की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट होता है, ठीक है ना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है। अभी मैंने आपको सिखाया कितने बनाता है बच्चों, 4। तो 1 2 3 4 इस तरीके से कार्बन बॉन्ड बना सकता है। तो 4 बॉन्ड तो यहाँ पर है नहीं, कितने बॉन्ड है यहाँ पर आपके पास, 1 बॉन्ड है। तो आपको कितने हाइड्रोजन दे दे कि ये जो है ये 4 बॉन्ड के बराबर हो जाए, तो आपको कितने हाइड्रोजन देने पड़ेंगे, 3। क्योंकि बॉन्डिंग वाली चैप्टर में आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी वीडियो देखें कि बॉन्डिंग किस तरीके से की जाती है। तो वहाँ पर मैंने सिखाया है कि यदि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो केवल एक ही बॉन्ड क्रिएट कर सकता है। तो इस तरीके से एक एक जॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो जाती है। इस जगह पे आएंगे तो यहाँ पे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 आगे और 1 पीछे, 3। तो इसको कितने हाइड्रोजन दे दें कि ये पूरा हो जाए, 1 दे दीजिए। यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 और 1 3, तो कितना दे दिया जाए, 1 पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 और 1 4, इसका तो पूरा है। यहाँ पर आता है 3 बनाया है लेकिन 1 नहीं पूरा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन देना पड़ेगा। इस तरीके से इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, ठीक है ना। अब फर्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पर आपको चेक करके बताना है क्या कार्बन की सारी बैलेंसी पूरी है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो 3 तो हाइड्रोजन ने बनाए हैं और 1 इस साइड है, तो 4 बॉन्ड इसके भी पूरे हैं। यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 4, क्योंकि 2 हाइड्रोजन ने क्रिएट किए हैं, 1 आगे और 1 पीछे है, 4 बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर इस कार्बन में चेक करिए तो यहाँ पर भी 4 है। इस कार्बन के पास आइए तो 2 पीछे बनाए, 1 यहाँ पर आगे, 3 हो गया और 1 हाइड्रोजन के साथ 4 पूरा हो गया। और इस कार्बन के पास आएंगे तो 2 ये और ये 2 4। इस तरीके से ये चीज़ें बन गई। अच्छा, अब इसके नामकरण की हम बात करें कि भैया नामकरण इसका क्या है, इसका जो सही नेम है, आईपीएससी नेम बताइए, कार्बनिक नाम बताइए। तो इसको करने के लिए आपको कुछ रूल चाहिए और उस रूल को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप धीरे धीरे एक एक रूल को सीखिए। तो आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो आईपीएससी सिखाऊंगा मैं। तो आईपीएससी में आज मैं 3 फार्मूले पे चर्चा करूँगा। उन 3 फार्मूले को आप घर पर रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होंगी। तो देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आईपीएससी। यदि हम आईपीएससी के फुल फॉर्म की बात करें तो आपको पता है कि इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनियन पेवर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फार्मूला होता है, फुल फॉर्म होता है। कि कोई आपसे पूछे ही बताइए आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो आप उसे बताएंगे कि आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन पेवर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक जिनेवा की पद्धति है। जैसा कि इसका विकास हमारे भारत में नहीं हुआ, ये जिनेवा से आया और हमारे यहाँ पर किताबों में जोड़ा गया, जिसके द्वारा हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो इस आईपीएससी के क्रम में आज मैं आपको 3 फार्मूले बताने वाला हूं बच्चों। उन 3 फार्मूले को आप ध्यान से देखें। यहाँ पर पहला फार्मूला आपका होगा CnH2n+1, जिसका नाम है एल्किल समूह। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिए। जो नेक्स्ट हमारा है CnH2n+2, जिसका नाम है एल्केन समूह। थर्ड आपको जो मैं बता रहा हूं बच्चों वो फार्मूला है CnH2n, जिसको हम एल्कीन के नाम से जानेंगे। कौन सा समूह, एल्कीन समूह। आज मैं आपको आईपीएससी का ग्रुप बता रहा हूँ। ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये आईपीएससी ग्रुप से रिलेटेड है, ग्रुप ऑफ आईपीएससी।
ये बात आप ध्यान रखेंगे। जो आपको 4th नंबर में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है CnH2n+2, जिसको आप एल्काइन समूह एल्काइन ग्रुप के नाम से जानेंगे। ओके, ये 4 ग्रुप आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। पहला आपका है एल्किल, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+1। दूसरा आपका है एल्केन, जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2। और थर्ड आपका है CnH2n, जिसका जो ग्रुप है वो एल्कीन है। एल्काइन समूह का जो फार्मूला है वो है CnH2n+2। ठीक है ना। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि N क्या है, बाकी नंबर्स तो आपको दिख रहे हैं, C भी आपको पता है और H भी पता है। C का मतलब कार्बन है, H का मतलब हाइड्रोजन है, बट N का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। N का मतलब बच्चे होगा नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी है उसको हम C से इंडिकेट करेंगे। ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको IPSC सिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा केमिस्ट्री का जो पोर्शन है। IPSC बहुत ही प्यारी चीज़ है, अगर आप समझ जाते हैं तो आपको सेकंड पेपर में बड़ी आसानी है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन अगर हम रखते हैं तो हमें कुछ चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। तो आप ये सारों फार्मूलों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। एक एक करके मैं दिखाऊँ थोड़ा सा। जैसे यदि आप नंबर ऑफ कार्बन की संख्या आप कितनी रख सकते हैं, नंबर ऑफ 1 रख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 2 रख सकते हैं, n बराबर आप 3 रख सकते हैं, n बराबर 4 रख सकते हैं, n बराबर 5 रख सकते हैं, n बराबर 6 रख सकते हैं, n बराबर 7 रख सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये चारों फार्मूले आप लोग तैयार कर लेंगे। चारों फार्मूलों को तैयार करने के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से IPSC किया जाता है। जब आपको ये चारों फार्मूले, अभी मैं ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन बेहतर पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं मैं एक दिन में सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दूँ फिर उसमें घालमेल हो जाए। आप आसानी से एक एक फार्मूले को तैयार कर लीजिए कि सर जी ने हमको चारों फार्मूले बताए हैं, चारों आपको याद रखना है, उनका ग्रुप याद रखना है। ठीक है ना। उसके बाद कल इसी फार्मूले से हम स्टार्टिंग करेंगे, एक एक फार्मूले को उठाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण IPSC के माध्यम से कैसे किया जाता है। ठीक है ना। यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी केमिस्ट्री का ये सुनहरा अवसर और ये जो टॉपिक है इसको रिवाइज कर सकें, पढ़ सकें और अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर